क्वेश्चन क्या लिखा है तो उसको ध्यान दिया रहेगा। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या बोलता है, देखो जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, क्या है टॉपिक, ये हो जाता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। समझ में आया? लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या बोल देता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल या हिंदी में इसी को क्या बोल दिया जाता है, द्रव बूंद मॉडल। अच्छा ये यूज क्यों होता है, एक तो देखो किसने दिया, तो सबसे पहले दिया नील्स बोर ने। आ रहा समझ, ध्यान रखिए। नील्स बोर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जब न्यूक्लियस के बारे में एनालिसिस चालू हुआ, समझ विश्लेषण चालू हुआ कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे होते हैं, दूसरा उसका साइज कैसा होता है, वो कैसा बिहेव करता है, और अगर मान लो हम लोग फर्दर फ्यूचर में कभी भी उसके एनालिसिस किया जाए और ब्रॉड तरीके से, तो उसको हम लोग कैसा मानेंगे, क्योंकि एकदम तुम लोग न्यूक्लियस को तो तोड़ ताड़ के एकदम तुमको खुली आंखों से दिखने वाला चीज नहीं है वो, तो उसके अलावा हम लोग और कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं जब तक कि वो दिखेगा नहीं। तो नील्स बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया कब, 1937 में। 1937 में नील्स बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया द्रव बूंद मॉडल का। एक हमने पढ़ा कौन सा, शेल मॉडल, जिसमें न्यूक्लियस को कैसा माना गया, तो न्यूक्लियस या नाभिक को माना गया एक खोखले शेल की तरह, एक खोखले कोश की तरह। आ रहा समझ, ऑर्बिटल की तरह, मतलब प्याज जैसा निकलता है वैसा टाइप का, उसको खोखला माना गया। ठीक है, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो हो जाता है सक्सेसफुल हुआ ऐसा नहीं है, वो भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। ठीक है, जिसके बाद क्या चीज होता है, पहले सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या होता है। तो क्या पहला क्या है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था जो नील्स बोहर ने दिया था, किसके लिए था, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसी एलिमेंट के लिए नहीं था, एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए था, नाभिक के लिए था। समझ में आया? पहली बात, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से क्या पता चलता है, तो कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक, उसकी लिमिटेशन है, कुछ लिमिट तक हमको न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिल जाती है। समझ में आ गया कि न्यूक्लियस कैसा काम करता है, लेकिन हर हमेशा के लिए सही है क्या, बिल्कुल नहीं, हमेशा के लिए सही नहीं है, हम लोग लिमिट भी पढ़ेंगे। तो पहला वाला उसका क्या बोलता है, तो पहला वाला बोलता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो नॉन कंप्रेसिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मतलब असंपीड्य, क्या चीज बोलता है, असंपीड्य पदार्थ से बना हुआ है लिक्विड ड्रॉप। सबसे पहले ये माना नील्स बोहर ने कि ये जो क्या कॉन्सेप्ट है, नील्स बोहर ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कैसा मान करके दिया था, उसने न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह माना। समझ में आया? द्रव की बूंद की तरह माना, पानी की जो बूंदें होती हैं उसके हिसाब से माना। समझ में आया? उसके हिसाब से उसने मान दिया। समझ में आएगा? ठीक, तो क्या माना, सबसे पहले नील्स बोहर ने न्यूक्लियस को या नाभिक को कैसा माना, लिक्विड ड्रॉप की तरह माना। क्लियर हुआ? न्यूक्लियस कैसे कंपेयर किया गया, कैसे है कि अगर नील्स बोहर ने बोला कि न्यूक्लियस भी वैसा ही बिहेव करता है जैसा तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप करता है, पानी की बूंदें करती है। समझ में आया कि नहीं आया? पहला, जैसे जैसे पानी की बूंदों को तुम दबाओगे, उसके अंदर जो भी पानी भरा हुआ है उसको दबाया जा सकता है, वैसे ही नील्स बोहर ने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक, तो उसी चीज के लिए पहला उसने बोला कि एक तो नील्स बोहर ने न्यूक्लियस को कैसा माना, लिक्विड ड्रॉप की तरह माना, और लिक्विड ड्रॉप के मानने की वजह से नील्स बोहर का मानना यह था कि जो न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है वो लिक्विड ड्रॉप की तरह काम करता है, इसीलिए उसने लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया। न्यूक्लियस पूरी की पूरी तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह से, किसकी तरह से व्यवहार करता है, लिक्विड ड्रॉप की तरह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहला कॉन्सेप्ट बोलता है
कि नाभिक असंपीड्य पदार्थ से भरा हुआ है, जैसे नाभिक द्रव्य का घनत्व बहुत अधिक होता है। नाभिकीय द्रव्य का घनत्व नाभिक की द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि एक तो न्यूक्लियस जो होता है या नाभिक होता है वो किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना हो जाता है, तो बोला जाता है असंपीड्य पदार्थों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। असंपीड्य पदार्थों से मिलकर बना होता है, मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता होता है। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का समझते चलना। तो बोलता है हाँ किसमें, किससे बोलता है, क्या चीज है, न्यूक्लियस आर क्रिएटेड बाय नॉन कंप्रेसिबल पार्टिकल और मैटर। आ रहा समझ, किससे मिलकर के बना होता है, असंपीड्य। ये ध्यान रखते चलना, नॉन कंप्रेसिबल है, उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, लेकिन लिक्विड ड्रॉप की तरह है, अंदर के पार्टिकल को नहीं दबा सकते, ये ध्यान रखते चलना। तुम पानी को तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, लेकिन वो एकदम तुम सोचोगे कि उसको एकदम चपटा कर दिया जाए, नहीं। एक पानी की बूंद रखो, उसको मारो किसी डंडे से, वो 2-4 बूंद में और टूट जाएगा, उसको और मारो वो 2-4 बूंद में और टूट जाएगा, मतलब पूरा नॉन कंप्रेसिबल नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिसको तुम मान लो रोटी, गेहूं की रोटी ले रहे हो, तो एक तुमने लोई बनाया है, उसको रखा है इस तरीके से, उसको मारो तो चपटेगा, वो टूट कर कहीं फेंकाएगा। लेकिन क्या बोलता है, क्या बोलता है ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूक्लियस जो होते हैं नॉन कंप्रेसिबल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम लोग दबाए नहीं जा सकते। क्लियर है, ध्यान रखना, पूरा माना है। ठीक है, मतलब मीनिंग क्या हो जाता है, मीनिंग ये होता है कि पहला वाला न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं। अरे यार दबा कब नहीं सकोगे भाई, मैं तुमको सीधा बोल रहा हूं, एक रसगुल्ला दे रहा हूं, उसको दबाओ तो नहीं दबा पाओगे, दबा दोगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम, वो कम घना है, कम ठोस है, कम सॉलिड है। समझ में आ रहा है यार? लेकिन अगर मैंने उसी चीज को बोला कि तुमको एक लोहे का मैं छर्रा दे देता हूं, उसको दबाओ, तो फिर नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वो दबी नहीं सकता, उसका डेंसिटी क्या है, हाई, ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर हुआ पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना कंपलसरी है। क्या चीज, कि नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली डेंसिटी वाला क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स को रखता है, और हाईली डेंसिटी वाला रहेगा, उच्च घनत्व वाला रहेगा, तो मतलब मीनिंग क्या है, हम उसको दबा नहीं सकते। समझ में आ रहा कि नहीं यार? पहला केस। दूसरा की बात करते हैं। दूसरा वाला बोलता है न्यूक्लियनो। अच्छा, न्यूक्लियनो का मतलब, न्यूक्लियनो का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है, नाभिक के अंदर कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसको बोलेंगे न्यूक्लियॉन। ध्यान रखते चलना, ठीक है। तो न्यूक्लियॉनों के बीच लघु परिसर तीव्र नाभिक बल लगते हैं तथा प्रत्येक न्यूक्लियॉन पर एक सा नाभिक बल लगता है। दूसरा क्या बोलता है कि न्यूक्लियॉनों मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस है तो ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, जो भी है। अब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तो नहीं होगा, होगा तो उसके साथ बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे होंगे तो बोलता है कि इनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच जो भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, वो हाईली क्या चीज होगा, बाउंडेड होगा, या फिर उच्च क्वांटिटी वाला होगा, हाई क्वांटिटी वाला तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये न्यूक्लियर फोर्स कैसा काम करेगा, लघु परिसरीय, मतलब एकदम शॉर्ट रेंज में काम करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होती है, आपकी वैल्यू क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पास है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो पहला वाला क्या कि एक तो न्यूक्लियस ऐसे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो अगर हाई होगी मतलब वो कड़ा होगा, तो कड़ा होगा तो दबा नहीं सकते। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या चीज है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन किसको, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उन दोनों के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स बहुत हाई क्वालिटी का होता है, समझ, उच्च तीव्रता का होता है, बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन
बहुत ज्यादा कब लगता है? जब ये बहुत पास होते हैं। दूर रहेंगे तो एक दूसरे पर अच्छे से नहीं पकड़ बना पाएंगे, फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से रहता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा, ये जो फोर्स लगता है, तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन फॉलो करते हैं। अगर कहीं उस पर ज्यादा लग जाए तो वो इस पर लगाना चालू कर देगा। अगर इस वाले पार्टिकल पे ज्यादा क्वांटिटी हो गई तो वो किस पर लगाना चालू कर देगा? दूसरे पे। तो ये सैचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझना कि इसने क्यों ऐसा माना। किसने? नील्स बोर ने क्यों माना कि न्यूक्लियस या नाभिक एक लिक्विड की भांति होता है। अरे भाई ठीक है, नील्स बोर ने मान दिया। क्या मान दिया? कि यार न्यूक्लियस जो होता है या नाभिक जो होता है वो लिक्विड की तरह है। ठीक है, तुम हाँ बोल दोगे क्या? नहीं। तो सर रीजन तो बताओ कि रीजन किसकी वजह से? तो पहला उसमें क्या होता है समझना। बोलता है नाभिक को न्यूक्लियनों के क्रिस्टल समूह की भांति माना जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं, स्थायी नहीं रहता है। नाभिक के अंदर प्रत्येक न्यूक्लियन ठीक उसी प्रकार गति करता है जैसा कि द्रव में एक अणु गति करता है। अगर तुमने देखा है तो लिक्विड, अगर तुमने पानी की बूंदे देखी है तो उसके अंदर पार्टिकल में जो छोटी जो भी पार्टिकल होंगे वो आपस में क्या करते रहते हैं? मोशन में रहते हैं। समझ में? चाहे वो स्टेबल भी रहेगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाएंगे किसमें? लिक्विड ड्रॉप में। वो अंदर में क्या करते थे? कुछ ना कुछ मोशन करते थे, कंप्रेशन करते रहते हैं, उसमें वाइब्रेशन होते रहता है, कंपन होते रहता है। वैसे ही न्यूक्लियस में भी क्या होता है? इसके जो न्यूक्लियन होते हैं वो भी आपस में क्या करते रहते हैं? मोशन में होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिसकी वजह से न्यूक्लियस को कैसे माना जा सकता है? लिक्विड की तरह माना जा सकता है। समझ में आया? ठीक है। दूसरा बोलता है नाभिक में न्यूक्लियन नाभिकीय बलों से ठीक उसी प्रकार बंधे होते हैं जिस प्रकार की अणु में अणु अंतराण्विक बलों से बंधा होता है। दो चीजें हमने पढ़ी। जैसे लिक्विड में, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं, वो पार्टिकल्स में आपस में कोई ना कोई एक फोर्स काम करता है, जिसको कैसा फोर्स बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल, जिसमें क्या आता है? दो आता है। इनर मॉलिक्यूलर फोर्स में दो फोर्स आते हैं। एक फोर्स है तुम्हारा कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल जिसको बोला जाता है, और एक बोला जाता है नॉन कोहेसिव फोर्स, असंजक बल बोला जाता है। तो कोहेसिव फोर्स किसको बोला जाता है? सेम पार्टिकल्स पर लगने वाले बल, किसी एक मटेरियल के सेम पार्टिकल। मान लो तुमने बूंदी का लड्डू लिया, अब बूंदी के लड्डू के बीच में जो चिपका हुआ है उनमें जो, वो भी बूंदी का लड्डू, ये भी बूंदी का लड्डू, दोनों सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स, संयोजक बल। अगर मान लो उसी लड्डू को तुमने दूसरे पे लगाया है, दूसरे किसी गुलाब जामुन या किसी पे लगाया है, तो दोनों अलग अलग मटेरियल होंगे, तो उन पर लगने वाला फोर्स असंजक। कौन सा फोर्स? नॉन कोहेसिव फोर्स, असंजक बल। तो क्या बोला जाता है? तो नील्स बोर ने बोला कि भाई जैसे सबसे पहले मैंने ये बताया कि न्यूक्लियस क्यों लिक्विड ड्रॉप की तरह माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर उसके कुछ पार्टिकल मोशन में होते हैं, वैसे क्या होता है न्यूक्लियस में भी मोशन करते रहते हैं उसके न्यूक्लियन। दूसरा बोलता है कि जैसे इसके अंदर पानी के बूंद के अंदर जो होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो इनर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा या अंतराण्विक बल के द्वारा या कोहेसिव फोर्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम बोलता है कि इनके अंदर भी जो फोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियन होते हैं, वो भी कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। ये इनर मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे, बिहेवियर सेम है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? मोशन करते रहते हैं अंदर में पार्टिकल, ये भी क्या करते रहते हैं? मोशन में अंदर पार्टिकल करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। और तीसरा बोला जाता है इसीलिए क्या होता है, इस न्यूक्लियस को कैसा माना गया है? लिक्विड ड्रॉप की तरह माना गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिक्विड ड्रॉप की तरह माना गया है। ठीक है, अच्छा इसमें समानताएं क्या क्या है, मतलब और क्यों माना गया है? और क्यों माना गया है? तो क्यों माना गया है? बोलता है द्रव की बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव बल के कारण गोलीय होती है। अच्छा, कोई भी चीज
गोला क्यों होता है या अपने एरिया को क्यों सिकुड़ लेता है? तो पानी की बूंदें गोल होती है, क्यों होती है? तो सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अपने सरफेस को क्या करना चाहता है? छोटा करना चाहता है। इसीलिए तुम पानी को भी अगर उड़ेलते हो तो वो पानी बहुत सारा होता है लेकिन फिर भी वो किस में चेंज हो जाता है? गोल में ही चेंज होता है। आ रहा है कि नहीं? तो क्या समानताएं हैं? नील्स बोर बोलता है कि जैसे पानी की बूंदें सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं, गोल होती हैं। वैसे ही अपने पास क्या होता है? इन न्यूक्लियर फोर्स के कारण, न्यूक्लियर फोर्स के कारण न्यूक्लियस भी क्या होता है या नाभिक भी क्या होता है? गोलाकार होता है। क्लियर है? ये तीसरा वाला केस हो गया। पहला केस हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस क्या होता है? हाई डेंसिटी वाला होता है, वो भी हाई डेंसिटी वाला होता है। उसमें पार्टिकल मोशन में होते हैं, इसमें भी पार्टिकल अंदर मोशन में होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सा फोर्स काम करता है? इनर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, अंतरा आणविक बल काम करता है, या कोहेसिव फोर्स या संसंजक बल कार्य करता है। इसके अंदर कौन सा फोर्स काम करता है? न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या काम करता है? इसकी आकृति या साइज इसका गोला क्यों होता है या फिर गोल क्यों होता है या स्फेरिकल क्यों होता है? तो क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से या पृष्ठ तनाव की वजह से। इसके गोले होने के कारण क्या है? इसका गोले होने के कारण ये भी है कि इसके अंदर कौन सा वाला फोर्स काम करता है? न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समानताएं उसमें क्या होता है अपने पास? उसका सेम टू सेम अपने पास क्या चीज है? उसमें एडवांटेज दिखाया गया कि सिमिलर है दोनों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या चीज हो जाते हैं। द्रव की गोलीय बूंद का घनत्व उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी नाभिक के आयतन पर निर्भर नहीं करता। इसकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, वो इस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, मतलब वो कितना भी बड़ा, मतलब कितना सारा ही पानी तुम ले जाओ, पानी की बूंदें हमेशा किस में बनेगी? गोल बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब पानी या लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी का घनापन उसके वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं होता है। समझ में आया? वैसे ही न्यूक्लियस भी क्या होता है? अपने डेंसिटी पर, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला केस तो यही था, ये सभी चीजें कि उसका साइज क्यों गोल होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। इसका साइज क्यों गोल होता है? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी डेंसिटी भी उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, इसकी डेंसिटी भी उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास दिया गया है। अब बोलता है द्रव में अणु लगातार अनियमित गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं और जिससे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे आकर्षण बल को पार कर सकने में समर्थ हो जाते हैं। ये द्रव तोड़कर दो छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अल्फा कण उत्सर्जित विभिन्न न्यूक्लियनों के अनियमित टकराव के फलस्वरूप न्यूक्लियनों के समूह की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वे आकर्षण बलों को पार करके अल्फा कणों को बाहर निकाल देते हैं। सीधी सी बात है। पहला हमने सबसे पहले क्या देखा? इसके अंदर न्यूक्लियन जो होते हैं वो भी मोशन करते रहते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मोशन में रहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि इसका साइज किसकी वजह से हो जाता है? गोला क्यों हो जाता है? न्यूक्लियर फोर्स अंदर की वजह से। इसमें किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। इसकी डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, इसकी भी डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। अब बोला जा रहा है कि जब पानी के अंदर जो पार्टिकल होते हैं अगर वो मोशन में है, तो मोशन में है मतलब वो एक दूसरे से टकराएंगे और टकराएंगे तो जिसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ने लगेगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी मतलब टेम्परेचर हाई होने लगेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब ये पानी अपने ससंजक बल को या कोहेसिव फोर्स को या इनर मॉलिक्यूलर फोर्स को या अंतराणविक बल को पार करके क्या हो जाता है? भाप में बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब वायुमंडल में मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्लियर है? क्या रीजन था?
इसके अंदर लिक्विड वाले की बात करो ना, वो न्यूक्लियस है, ये लिक्विड है। लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े पाथ पर चलते रहते हैं। आ रहा समझ? तो अगर वो चल रहे हैं मतलब उसमें काइनेटिक, टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब उसकी टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि वो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स को पार कर जाते हैं। समझ में आ रही है? वो जो टेम्परेचर होता है वो इनर मॉलिक्यूलर वाले फोर्स को क्या कर देता है, पार कर देता है, जिसके कारण इसके एटम भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या चीज है, इसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियॉन बोला जाता है, वो न्यूक्लियॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जे मोशन में है। अब देखो तुमने सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें पार्टिकल है ना, तो वो मोशन में करते हैं, और मोशन में करने की वजह से ये भी टकराते हैं, और ये टकराने की वजह से भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये नहीं होता कि ये बदल जाते, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। अब ये सॉलिड है तो बदल नहीं जाता, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये रेडिएशन करना चाहते हैं। अब एनर्जी कहीं ना कहीं तो लूज करना है, तो कहीं ना कहीं लूज करना है, तो इस केस में ये क्या कर देते हैं, कौन से पार्टिकल का रेडिएशन करना चालू कर देते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ये भी क्या होने लगते हैं, ये भी अपना पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया ये वाला? तो ये बेसिक चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या किया गया, लिक्विड न्यूक्लियस को लिक्विड की तरह माना गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है? तो 4-5 टॉपिक है जो बेसिक है। अब इसकी असफलता का कारण क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, कि ये हर सभी जगह क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाया, सभी जगह क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसको ऑथेंटिक नहीं माना गया, जैसे शेल मॉडल को माना गया वैसे इसको भी वैसे कर दिया गया। तो क्या ऐसा रीजन था? तो पहला रीजन था, बोलता है क्या उसमें ड्रॉबैक थे। तो पहला बोलता है अणुओं के मध्य आकर्षण बल दीर्घ परिसर होते हैं, ये आकर्षण बल केवल परमाणविक दूरी से अधिक दूरी पर लगते हैं, परमाणविक दूरी से कम दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। इसके विपरीत नाभिकीय आकर्षण बल लघु परिसरीय है तथा यह लगभग 10 मीटर कम दूरी पर लगता है। देखो क्या हो रहा है, पहला चीजें समझना। हमने बोला इस पर कौन सा लग रहा है, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स। आया समझ? इनर मॉलिक्यूलर फोर्स क्लियर हो गया? ये इनर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, लेकिन इस पर कौन सा लग रहा है, इस पर कौन सा लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स। आ रहा समझ? न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, अच्छा तुमने क्या बोला भाई, इसका इनर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो लग रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, इसके पार्टिकल आपस में मोशन में करते हैं, उसमें न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब न्यूक्लियर फोर्स लगता है जिसके कारण उसमें भी पार्टिकल बंधे हुए होते हैं, लेकिन दोनों में तुमने तो ऐसा बोल दिया कि ये बंधे होते हैं, वो भी बंधा होता है। क्लियर है कि नहीं? ये भी बंधा होता है, वो भी बंधा होता है। क्लियर हुआ? अब ये भी बंधा हो रहा है, वो भी बंधा हो रहा है, ठीक है। इनर मॉलिक्यूलर फोर्स वाला आ गया, तो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स अपने पास क्या चीज था, ठीक है, बस इस तरीके से। तो क्या ड्रॉबैक है वो थोड़ा सा ध्यान रखे रहना। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि ये न्यूक्लियर फोर्स पर डिपेंड करता है, ये इनर मॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। इनर मॉलिक्यूलर फोर्स तुमने बोला जिसके कारण ये मोशन में है, और न्यूक्लियर फोर्स तुमने बोला जिसके कारण क्या चीज है, वो बंधे हुए, दोनों बंधे हुए। लेकिन इसका रीजन क्या है, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स, उसका रीजन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स 10 टू पावर -9 मीटर तक ही अप्लाई होता है, ठीक है, समझते चलो। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 10 टू पावर -14 मीटर डिस्टेंस तक अप्लाई होता है। तो दोनों में बड़ा कौन सा, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स। अरे क्लियर? तो ये फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि दोनों सेम है? ये शॉर्ट रेंज के लिए अप्लाई हो रहा है, ये कम दूरी पर अप्लाई हो रहा है, और वो वाला ज्यादा दूरी पर अप्लाई हो रहा है। तो दोनों कैसे सेम हो जाएंगे, दोनों पॉसिबल नहीं।
समझ में आया पहली बात। नील्स बोर ने क्या बोला था, इसके पार्टिकल मोशन करते हैं, ठीक है, किसकी वजह से है, इनर मॉलिक्यूल, सही चीज है, कोई गलत नहीं बोला उसमें जो न्यूक्लियर होते हैं ये भी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होते हैं, क्या होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये अगर इस तरीके से होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, अरे यार तुम इनर मॉलिक्यूलर वाले की जब बात कर रहे हो तो वो तो ज्यादा रेंज के लिए होता है, ज्यादा दूरी तक के लिए हो जाता है, 10⁻⁹ मीटर के लिए होता है। लेकिन जब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं तो वो कितना मीटर तक के लिए होता है, 10⁻⁴ के लिए। क्लियर है? तो फिर ये तो कम के लिए, एकदम कम के लिए है। ये रेडियस है यार, ध्यान दो। ये अगर तुमने इस तरीके से लिखा तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी न्यूक्लियस का जो एवरेज रेडियस होता है, न्यूक्लियस का एवरेज रेडियस वो कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर। मतलब सोचो कितना छोटा है। और अगर इसका डायमीटर बोलोगे क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ मीटर, है कि नहीं। तो इतना छोटे रेंज पर लगता है, और तुम ये मॉलिक्यूलर वाले फोर्स की बात करते हो, बहुत ज्यादा है ना भाई, उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, तो फिर कैसे अप्लाई होगा। तो इसीलिए बोलता है ये ड्रॉप है। ये थोड़ा सा हाइपोथेसिस हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन गलत है क्या, अरे उसने सिर्फ कंपेयर किया था भाई, उसमें भी कुछ फोर्स लग रहा है, इसमें भी कुछ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों में पार्टिकल मोशन करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। दूसरे वाले की बात आते हैं। द्रव में अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर इसका बोला जाए तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, किसकी, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, कौन से वाले की, लिक्विड की, वो लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पकड़ के रखेगा, इसीलिए तो जल्दी भाप बनकर उड़ जाते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा नहीं होती, कितनी होती है, तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाती है इसमें, तो किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी नाभिक का कितना होता है बाइंडिंग एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ज्यादा कौन, तो ये उड़ेगा, इसका तो काफी एनर्जी हो जाएगा फिर। तो अच्छा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब इसके कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं, इसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ। तो फिर ज्यादा देर तक कौन टिकेगा, वो की है, वो टिकेगा, तो वो तो टिक जा रहा है, ये क्यों नहीं टिक रहा है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी, समझ में आ रहा है, इसलिए ये जल्दी से जल्दी भाप बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा भाप। क्लियर है। तो ये दूसरा इसका ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक क्या था, पहला तुमने बोला नील्स बोर कि यार इस पे भी इनर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, इस पर न्यूक्लियर फोर्स लगता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि इनर मॉलिक्यूलर दोनों सेम होंगे। तो दोनों सेम होंगे तब गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि इस पर जो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो 10⁻⁹ मीटर पे काम करता है, और ये किस पर काम करता है, 10⁻⁴ पे। तो ऐसा कैसा सेम हो गया फिर, ये तो कम, एकदम कम रेंज पर काम करता है। क्लियर है कि नहीं, तो ये हम लोग के पास दूसरा वाला हो गया। तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है, इसके थ्रू, इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल के थ्रू नाभिकीय विखंडन की व्याख्या अच्छे से की जा सकती है। आ रहा समझ, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ। तो किसकी व्याख्या की जा सकती है, तो न्यूक्लियर फिजन की व्याख्या अच्छे से की जा सकती है, नाभिकीय विखंडन की। वो टूटता कैसे है, जैसे अभी बताया ना, भाप में चेंज हो जाता है, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वो अपने आप को तोड़ देगा, तोड़ने पर क्या होगा, वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, सेम टू सेम। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के थ्रू किसकी व्याख्या की जा सकती है, न्यूक्लियर फिजन की, नाभिकीय विखंडन। क्लियर हो रहा है। तो यही इसका एक कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना और पढ़ते रहना। क्लियर हुआ, चलो ठीक, बंद कर।